हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सिविक्स पार्ट से जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, महामैराथन क्लास को देखेंगे। ये मॉडल पेपर पहला होगा, ठीक है। और इसमें जो है टोटल 70 प्रश्नों को रखा गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कहता है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक दवा है? तो ये किसने कहा था प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत के संबंध में? तो ये कहा था बाकर ने, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 दिया है और इधर एक तरफ मैकियावेली के कथन है और ये सूची 2 में पूछा है तो कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो मैकियावेली का जो पहला स्टेटमेंट था, मैकियावेली के अनुसार मानवीय स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो ये विकृत होना चाहिए, ठीक है। मैकियावेली के अनुसार शासक उत्तम है, तो कैसा शासक उत्तम है? तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा, अवसर प्राप्त की किसी तरह का शासक वही उत्तम होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट था मैकियावेली का के शासन व्यवस्था है, तो कैसा मैकियावेली का शासन व्यवस्था था? तो राजतंत्रात्मक था, ठीक है। तीसरा इसमें हो जाएगा। और मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति आवश्यकता एवं परिणाम का बल था, ठीक है। तो इस चारों स्टेटमेंट 1 2 3 4 एकदम मतलब मिलान किए हुए हैं, तो कूट में आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, मानवीय स्वभाव विकृति था, उत्तम शासक जो माना था, अवसर की प्राप्ति किसी तरह से, ठीक है। और मैकियावेली के शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक, मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति आवश्यकता एवं बल का परिणाम था, ठीक है। तो कूट ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, अंग्रेज और जर्मन आदर्शवादियों में क्या अंतर है? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, अंग्रेज आदर्शवाद ग्रीन के द्वारा उदार है और जर्मन आदर्शवाद हीगेल के द्वारा उग्र है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा देख लीजिए, ग्रीन कुछ शर्तों के साथ राज्य की अवज्ञा का अधिकार देता है, परंतु हेगल किसी भी परिस्थिति में नहीं करता है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बी भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, अंग्रेज आदर्शवाद राज्य को नैतिक इच्छा पर आधारित मानता है, जर्मन आदर्शवाद राज्य का आधार भौतिक बल मानता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी उपयुक्त तो सभी इसमें से सही हो जाएगा, सभी अंतर इसमें से सही हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार से ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही होगा। चौथा प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन है, यह कथन किसका है पूछा गया है? तो ये कथन था फ्रीमैन महोदय का, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, नेपोलियन का यह कथन था कि 2 अच्छे जनरलों की अपेक्षा एक बुरा जनरल अच्छा होता है, ठीक है। किस प्रकार की कार्यपालिका का उदाहरण है? तो ये बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। बहुल कार्यपालिका में जो है कार्यपालिका की शक्तियां जो है विभिन्न व्यक्तियों में बटी होती हैं, उसी को जो है बहुल कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। बहुल कार्यपालिका कहाँ का है? तो ये स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, नामांकित कार्यपालिका का उदाहरण है, तो कौन सा देश नामांकित कार्यपालिका का उदाहरण है? तो सी आपका कनाडा हो जाएगा, नामांकित कार्यपालिका के लिए जाना जाता है। सातवां नंबर प्रश्न है, किसका कथन है कि कार्यकारिणी सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करती है? तो ये किसका कथन था? तो ये गिल क्राइस्ट का महोदय का कथन था, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, सम्राट कोई गलती नहीं करता, ब्रिटेन के सम्राट के संबंध में यह कथन किसका है? ये किसने कहा था? तो कहा था ग्लैडस्टोन ने, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो गया होगा, ग्लैडस्टोन। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में राजनीति और सामाजिक जीवन में दबाव समूह अधिक सक्रिय है? किस देश में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो है दबाव समूह अधिक सक्रिय है? तो वो अमेरिका में, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अज्ञात साम्राज्य कहा गया है? अज्ञात साम्राज्य किसे कहा गया है? तो दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य भी कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन है, लॉबी का शाब्दिक अर्थ होता है। लॉबी, तो जो लॉबी होता है वो संसद भवन में लगा हुआ एक बरामदा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग घर में बरामदा बनाते हैं बैठने उठने खाने पीने के लिए, तो लॉबी संसद भवन में एक लगा हुआ बरामदा होता है, उसको जो है लॉबी कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, प्रोफेसर बीच ने सत्ता की प्रकृति के संबंध में मुख्यतः कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो 2 सिद्धांतों का इन्होंने प्रतिपादन किया था, तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है, किसने कहा था? तो बेंथम ने कहा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, तो ये किसका कहना था? तो ये बर्लिन का कहना था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके ऊपर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यह कथन किसका है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये बोदा का कहना है। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है इस प्रश्न को। प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके ऊपर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो ये बोदा द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर नौकरशाही सिद्धांत का प्रवर्तक था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वारेन वेनिस। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। उत्तर नौकरशाही सिद्धांत का प्रवर्तक वारेन वेनिस। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समिति आयोग ने केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर केंद्रीय लोक सेवा अधिकरण और राज्य लोक सेवा अधिकरण के गठन का सुझाव दिया था? तो किस समिति ने दिया था? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त 2005 को किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था 31 अगस्त 2005 को। और इसी समिति के द्वारा ये कहा गया था कि केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर केंद्रीय लोक सेवा अधिकरण और राज्य लोक सेवा अधिकरण का गठन का सुझाव इसी आयोग में दिया गया था, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जिनमें नीति से महत्वपूर्ण विचलन शामिल है अथवा जहां नीति स्पष्ट नहीं है उनके कारण लिखकर उसमें संलग्न किया जाना चाहिए, यह सिफारिश निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये सिफारिश किया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। ठीक है, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है 5 जनवरी 1966 में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। ठीक है, और इसमें कहा गया था ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें नीति से महत्वपूर्ण विचलन शामिल है अथवा जहां नीति स्पष्ट नहीं है उनके कारण लिखकर उसमें संलग्न किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, स्थानीय निकायों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला देख लीजिए स्टेटमेंट जो है, राज्य और केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों की समकालिक अवधि नहीं है, तो सही बात है। और दूसरा है, स्थानीय निकायों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों में अस्पष्टता की कमी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरा है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राजस्व के लिए अल्प प्रयास किए गए हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, करों के संग्रहण के लिए प्रशासनिक तंत्र की कमी है। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है,
तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो तीसरा सी या नंबर कूट इसमें आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें से सही है स्थानीय निकायों के बारे में। ठीक है, तो इसको एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनाए जाते हैं किसी न किसी रूप में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये भी है। 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने सिफारिश की कि जिला परिषद के रूप में जिला स्तर पर एक ऐसी समेकित शासन संरचना होनी चाहिए जिसमें शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। तो ये किस आयोग द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके पहले भी एक प्रश्न हम लोग देखे हैं जिसकी स्थापना क्या है? 31 अगस्त 2005 किसकी अध्यक्षता में? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें ये कहा गया था कि जिला परिषद के रूप में जिला स्तर पर एक ऐसी समेकित शासन संरचना होनी चाहिए जिसमें शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 21 नंबर प्रश्न है, व्यय सुधार आयोग 2000 के अनुसार सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती योजना की तैयारी एक ऐसी स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें निम्नांकित सदस्य हों। तो उसमें कौन कौन से सदस्यों को रखा गया था? तो संबंधित मंत्रालय का सचिव, तो ये सही है, और क्रमिक विभाग का प्रतिनिधि DOPT, तो ये भी सही है, और व्यय विभाग का प्रतिनिधि भी उसका सदस्य था, तो ये भी सही है, और संबंधित मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, तो ये नहीं था उसकी सदस्यता में। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा आपका। तो दूसरा कूट आपका बी नंबर कूट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति PAC, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है पूछा है। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, तो ये भी सही है, और एक मंत्री इस समिति का सदस्य हो सकता है, तो ये नहीं सही है, ये गलत है। ठीक है, और समिति का अध्यक्ष इसके सदस्यों में से स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 1, 2 और 3, 5 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। इसमें लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है, 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, और इसका गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। ठीक है, तो इसमें सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वुडरो विल्सन के विषय में सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो वे राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, ये सही है। वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये भी सही है। ठीक है, और वे लोक प्रशासन में प्रथम तुलनावादी थे, ये भी सही है, और ये अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, वे अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, 28वें राष्ट्रपति थे। मुख्यतः इनको लोक प्रशासन की व्याख्या करने वाले एकाडमिक विद्वान, प्रशासक, इतिहासकार, विधिवेत्ता और राजनीतिज्ञ के रूप में इनको जाना जाता था। ठीक है, तो ये अध्यक्ष नहीं थे, तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव कब अंगीकार किया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव कब अंगीकार किया गया था? तो ये जो है 18 मई 1882 को। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो 11वीं सूची में पहली बात तो 29 विषय हैं टोटल। ठीक है, इसको 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, कब? 1992 में।
ठीक है। 1992 73वें संविधान संशोधन 1992 में एक ग्रामीण अनुसूची जोड़ा गया था। इसमें जो है 29 विषय हैं और 29 विषय में ये शामिल नहीं है आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, ये शामिल नहीं है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत शामिल हैं, गरीबी प्रशासन कार्यक्रम शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा शामिल है। ठीक है, इसमें से देख लीजिए आप लोग 29 विषय को, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कृषि है, कृषि विस्तार शामिल है, भूमि विकास, भूमि सुधार, कार्यान्वयन, चकबंदी और भू संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 6वें में है सामाजिक वन की और फार्म वन की, लघु वन उपज, लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खाद्य ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग। 10वां है ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, चारा। ठीक है, और इसमें अभी भी हैं और देख लीजिए सड़कें, पुलियाँ, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतकरण, जिसके अंतर्गत विद्युतकरण का शामिल है। ठीक है, 15वां है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। ठीक है, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, और इसमें जो प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य, स्वच्छ अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, और हैं आपका समाज कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण, दुर्बल वर्गों तथा विशिष्टता अनुसूचियों, जाति और अनुसूचित जाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुसरण। ये 29 विषय टोटल इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा 1-2 बार देख लेंगे तो सारे याद हो जाएंगे और इसमें से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हमेशा बनाए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ग्रामीण अनुसूची आपका। 26 नंबर प्रश्न है, पीखे गुंथन समिति की सिफारिशें इनमें से कौन सी हैं? तो पंचायती राज निकायों के लिए 5 वर्षों का नियत कार्यालय, ये भी था। पंचायती राज निकाय को 6 मास से अधिक भंग स्थिति में नहीं रखना चाहिए, तो ये भी सही था। जिलाधीश को जिला परिषद का CEO बनाना चाहिए, तो ये भी था। और राज्य वित्त आयोग का गठन करना, ये भी था। ठीक है, तो कूट ए आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों इसमें से सही हैं। ठीक है, तो पहला कूट इसमें आपका सही हो जाएगा। और पीखे गुंथन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1989 में इसका गठन किया गया था, 1989 में। 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड योजना कैसी संस्था है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ये कैसी संस्था है? तो ये एक वैधानिक या कहा जाए तो कानून आधारित संस्था है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसकी अनुशंसा पर प्रारंभ किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कृष्णामाचारी समिति के अनुशंसा पर इसको जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 30वां नंबर प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए और दूसरे तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है? शीत युद्ध की समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक राजनीति में परिवर्तन का सूचक था। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, परिवर्तन का सूचक नहीं था। और तर्क इसमें क्या दिया जा रहा है? धार्मिक कट्टरतावाद सुरक्षा के प्रति ये खतरा पैदा कर रहा है, तो ये सही है। ठीक है, तो अभिकथन ए गलत है। ठीक है, और तर्क आर जो है आपका सही है। तो ये आपका डी में है, ए गलत है परंतु आर जो है सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 31 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद की विजय का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रांसिस फुकुयामा ने। ठीक है, फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद की विजय का प्रतिनिधित्व करता है।
32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बांडुंग सम्मेलन 1955 में के आयोजन का सुझाव श्रीलंका ने दिया था, तो बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन को आयोजित करने का तात्कालिक उकसावा ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि और SEATO की स्थापना और बगदाद पैक्ट था, तो ये भी सही है। इस सम्मेलन के आयोजन के विचार का सोवियत रूस और चीन ने स्वागत किया था, तो स्वागत नहीं किया था, उससे भड़क उठे थे। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। और डी है, बांडुंग इंडोनेशिया में एक शहर का नाम है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा। तो कूट और नंबर सी में आपका ये सही है। ठीक है, और बांडुंग सम्मेलन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे, बांडुंग सम्मेलन जो है 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। 18 से 24 अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा, सीलोन, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान द्वारा बांडुंग जो इंडोनेशिया में एशियाई और अफ्रीकी देशों की एक बैठक आयोजित की गई। इसी को जो है बांडुंग सम्मेलन कहा गया। कुल मिलाकर विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला 29 देशों ने इसमें अपना जो है प्रतिनिधित्व भेजे थे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, कौन सा सही हुआ था? तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत 1954 में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना। तो यहाँ पे नहीं लग गया इसलिए गलत है, विकास करना था। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। चीन और भारत दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ था। ठीक है, जो कि पंचशील समझौते के नाम से ही जाना जाता है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और इन्होंने देख लीजिए यहाँ पे 5 सिद्धांत निम्नलिखित पर चर्चा हुई थी। पहला था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा था अनाक्रमण की भावना। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा था समानता एवं पारस्परिक लाभ। और पांचवा जो था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास। ठीक है, पंचशील समझौते के अनुसार भारत ने अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त उन सभी विशेषाधिकारों का परित्याग कर दिया जो अब तक उसे तिब्बत से प्राप्त थे। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबद्ध है? लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से कौन संबंध था? तो माइकल डायल। ठीक है, माइकल डायल जो है लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबंध था। 35 नंबर प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुआ? तो ये 1930 में, 30 के दशक में जो है विकसित हुआ था। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया था? संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता नाम पर सहभागी का कार्य कर रहा है। तो इसका प्रयोग किसने किया था? तो दाग हैमर स्कोल्ड। ठीक है, दाग हैमर स्कोल्ड ने किया था। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 37 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन दुकानदारी कूटनीति का लक्षण नहीं है? दुकानदारी कूटनीति का लक्षण कौन सा नहीं है? तो यह केवल युद्ध द्वारा राष्ट्रीय हित की रक्षा का प्रयास करता है, जो दुकानदारी कूटनीति होती है। ठीक है, तो ये इसका जो है लक्षण नहीं है। ठीक है, लक्षण नहीं है पूछा है, तो ये केवल युद्ध द्वारा राष्ट्रीय हित की रक्षा का प्रयास करता है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, सकारात्मक शांति का अभिप्राय है। तो सकारात्मक शांति का अभिप्राय जो है आत्मघाती दस्तों के गठन को रोकना। नहीं, सकारात्मक पूछ रहा है ना, तो संबंधों का अंतरण इसका अभिप्राय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संबंधों का अंतरण। इसमें से देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, जो नकारात्मक शांति होता है वो हिंसा उसमें अनुपस्थित का अर्थ है हिंसा की अनुपस्थिति, जबकि सकारात्मक शांति का अर्थ है संबंधों में पुनर्स्थापना या संबंधों का अंतरण तथा अंतर राज्यों में सामाजिक संबंधों का निर्माण। ठीक है, उपयोगितावाद का संस्थापक कौन था? तो वेंथम था। ए ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर है,
निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? तो माओ द्वारा आन न्यू डेमोक्रेसी लिखा था, आन कोलिएशन गवर्नमेंट लिखा था, पीपल्स वार ये नहीं लिखा था। ठीक है, माओ ये नहीं लिखा था, और आन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ये भी लिखा था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पूछा है कि उनका उसका नहीं है, नहीं लिखा गया है, तो पूछा है तो ये सी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, योगितावाद के जेएस मिल के संशोधन संस्करण का मानवीय उपकरण करने में किसने सहायता की थी? तो की थी श्रीमती हैरियट टेलर ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय पहल के भाग के रूप में भारत ने 2004 में टोक्यो समझौते की पहल की, इसके फलस्वरूप जिस संगठन का उद्भव हुआ उसका नाम बताइए। क्षेत्रीय पहल के भाग के रूप में भारत ने 2004 में टोक्यो समझौते की पहल की, इसके फलस्वरूप जिस संगठन का मतलब उद्भव हुआ उसका नाम बताइए। तो उसका नाम था आपका RECAAP। ठीक है, RECAAP जो है इस संगठन का नाम था, और इसका पूरा नाम आप लोग देख लीजिए। इसका पूरा नाम था रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग, ठीक है, प्राइसी एंड आर्म्ड रॉबर अगेंस्ट शिप इन एशिया। ठीक है, ये इसका नाम था जो टोक्यो में हुआ था। और इसको हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। तो इसको अगर हिंदी में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका नाम जो था, ठीक है, एशिया में जहाज़ों के खिलाफ पायरेसी और सशस्त्र डकैती के संयोजन पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता। ठीक है, और इसका पूरा नाम था, और देख लीजिए यहाँ पे पूरा रिकैप इसका मतलब कह सकते हैं। रिकैप एक बहुपक्षीय समझौता 16 देशों के बीच एशिया नवंबर 2004 में संपन्न हुआ, और रिकैप जानकारी साझा करना केंद्र ISC सुविधाजनक बनाने के लिए एक पहल भी शामिल है। चोरी संबंधी सूचनाओं का प्रसार से संबंधित था। ठीक है, और 2004 में तो समझौता हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से इसका गठन जो है 2006 में 29 नवंबर 2006 में हुआ था। ठीक है, और यह एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, और इसका लोगो देख सकते हैं आप, रिकैप का RECAAP जो है ये है इसका लोगो, और एशिया में जहाज़ों के खिलाफ चोरी और सशस्त्र डकैती संयोजन पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता का इसका पूरा नाम है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है, उस सैनिक कूटनीतिक का नाम बताइए जिसने बताया कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित हैं और सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उसकी प्रशंसा की है। तो वो कौन थे? तो वो थे सन जू। ठीक है, सन जू, ये SUN और जू इस तरह से हैं। ठीक है, तो इनको बारे में थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। इनका तो सही नाम ये था सन यू। ठीक है, चीन का एक सेनानायक, रणनीतिकार तथा दार्शनिक था। माना जाता है कि युद्ध की कला नामक ग्रंथ, इनकी एक पुस्तक थी युद्ध की कला नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। यह ग्रंथ जो है सैन्य नीति का बहुत प्रभावशाली और प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। युद्ध की कला जो है कौन लिखा था? तो सन जू ने लिखा था, या यूँ कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं जू लिखा रहता है। ठीक है, और उनका फ़ोटो भी आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, एक चाइनीज दिख ही रहे हैं मुंह से, शक्ल से। 44 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2002 में इराक को जाने वाले संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरिंग सत्यापन और निरीक्षण आयोग UNMOVIC की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो वो थे हैस ब्लिक्स। ठीक है, हैस ब्लिक्स, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
45 नंबर प्रश्न है, भारत की विदेश नीति को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्यों सबसे कम प्रभावित करता है विदेश नीति को। 46 नंबर प्रश्न है, स्टेबल पीस नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो केनेथ बाउल्डिंग थे। ठीक है, स्टेबल पीस इंपॉर्टेंट है, स्टेबल पीस केनेथ बाउल्डिंग। 47 नंबर प्रश्न है, तीन विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्कबुद्धिवाद और क्रांतिवाद के संयोजक के रूप में, तीनों को मिलाकर के मतलब संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? इन तीनों को मिलाकर के एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत बनाया था। तो किसने बनाया था? तो वो बनाया था मार्टिन वाइट ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का पद्धति नहीं है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का पद्धति नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यकों का जो है प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है, डी सही होगा ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? तो कौन सा सही हो जाएगा उत्तर? तो बेल्जियम में है संघीय शासन व्यवस्था इसमें से। ठीक है, मलेशिया में है नहीं, इटली में है नहीं, जापान में है नहीं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष क्या है? तो मुख्य दोष पहले है विधायिका और कार्यपालिका में के मध्य समन्वय का इसमें अभाव है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा इसके मुख्य दोष। ठीक है, निरंकुशता की आशंका रहती है, जिसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे मुख्य दोष यह है कि इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। एक बार निर्वाचित हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति न तो जनता के और न ही जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियंत्रण में रहता है। इस प्रकार उसे निरंकुश होने का खतरा बना रहता है। और दूसरा जो हम लोग ऑप्शंस में देखें हम, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग का अभाव रहता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के पालन के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जो है सामंजस्य का अभाव पाया जाता है। शासन के इन दोनों अंगों में मतभेद के कारण जो है शासन संचालन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और तीसरा भी अगर देख सकते हैं उत्तरदायित्व के निर्धारण की जो है समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट हैं, देख लीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस के तृतीय सदन कहा था? तो ये कहा था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है? तो मिल जो है वयस्क मताधिकार का विरोधी था। ठीक है, डी सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है। तो किसने ले लिया है? तो शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो अमेरिकी संविधान से। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में निहित शक्तियों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मुकदमे में प्रतिपादित किया गया था? तो मैकलोच बनाम मैरीलैंड सन 1819 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 56 नंबर प्रश्न है, शासनों का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने दिया था? शासनों का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण तो ये अरस्तु जी ने दिया था, आप लोग पढ़े होंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध का भाषण दिया था? शीत युद्ध का भाषण बहुत ही प्रचलित है, चर्चिल ने दिया था, तो कहाँ पे दिया था, किस
तो ये दिया था फुलटन में। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, 1909 के भारत अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था नरम दल को जीतना। 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसका मुख्य उद्देश्य था नरम दल को जीतना। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस विवाद के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य आधार है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। साठ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान को संशोधन करने की शक्ति विशेषता संसद में निहित की गई हैं? तो कौन सा संविधान है? तो 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन। यहाँ पर देख लीजिए, 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। यह जो था, संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, उसको सुमेलित करना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ठीक है, और जनसंघ 1951 में। ठीक है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो 1934 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985 में। ठीक है, तो ए में 3 है, यही सही हो जाएगा। आज ए में 3 है। ठीक है, तो कूट नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, इसमें भी दो सूचियाँ दिया गया है, उसको सुमेलित करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित। ठीक है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उपराष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो डी कूट इसमें आपका सही हो जाएगा। पहले में 3 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 63 नंबर प्रश्न है, राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है? तो भारत के संविधान से, ए सही हो जाएगा। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो सुचेता कृपलानी थी, आप लोग जानते होंगे। कब थी? 1963 से लेकर के 67 तक। ठीक है, सरोजिनी नायडू क्या थी? राज्यपाल थी प्रथम, उत्तर प्रदेश की ही। तो ये तो आप लोगों को याद होगा। 65 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1990-2000 के मध्य लोकसभा के लिए कितनी बार चुनाव हुए थे? तो रिकॉर्ड तौर 4 बार। 10 साल में जो है कितनी बार? 4 बार। इसको याद रख। किस दशक में, ये भी पूछा जाता है प्रश्न, किस दशक में सबसे ज़्यादा बार लोकसभा चुनाव हुआ था? तो 1990 से 2000 के बीच। ठीक है, पहला चुनाव कब हुआ था लोकसभा का? 1952 में। 66 नंबर है, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था में निम्नांकित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है प्रदत्त विधायन की व्यवस्था में? तो नौकरशाही की, सी सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, वर्तमान में कौन है महालेखा परीक्षक?
गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें, ठीक है, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। और पहले कौन थे? तो वी नरहरि राव पहले थे, नियंत्रक महालेखक परीक्षक। अब वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो 14वें हैं। 68 नंबर प्रश्न है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, बी सही होगा, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप बनाने का प्रभावकारी प्रयास राष्ट्रवादियों ने किया था, जो दृष्टिगोचर होता है। तो किसके द्वारा दृष्टिगोचर होता है? तो नेहरू रिपोर्ट में ऐसा दृष्टिगोचर किया गया है, अर्थात प्रकाशित किया गया है, ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद शक्ति की कुछ सीमाएं हैं। तो कौन सी सीमाएं हैं? सीमाएं हैं, ये हैं, संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है, तो सी सही हो जाएगा, संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 70 प्रश्न। कैसा लगा कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।